हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय विश्व बाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग आंगमो। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ ने महिला एशिया कप 2025 के लिए किसे राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो चीन की मियाओ लिजी और जापान की यूको ओगा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो गगनयान वर्ष। हाल ही में किसने रेडियो रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने। UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसे टोटेनहम हॉटस्पर ने। हाल ही में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 39। और किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सिक्की योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB का 9वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी अल्जीरिया। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बन गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अनुसार अल्जीरिया ने 19 मई 2025 को बैंक की सदस्यता के लिए प्रवेश पत्र जमा कर दिया था और इस तरह वह बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। अब बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसे ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना सन 2014 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील की डिल्मा रूसेफ, इसके संस्थापक ब्रिक्स सदस्य, और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में। वर्तमान सदस्य देशों की बात करें तो 9, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया है। और ये अल्जीरिया फ्रेंड्स यह 9वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी तमन्ना भाटिया को। तो अभी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 2 वर्षों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस पहल का उद्देश्य युवा उपभोक्ताओं के बीच KSDL यानी कर्नाटका सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की उपस्थिति को बढ़ावा देना और भारत और वैश्विक स्तर पर इसकी बाजार पहुंच का विस्तार करना है। और कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यह फ्रेंड्स कर्नाटक सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है, जिसका मुख्यालय कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, तमन्ना भाटिया, जिन्हें कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड ने 2 वर्षों के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, अब हम लोग 2025 के कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कीर्ति सेनन को अपना पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। गो आई बीबो ने ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह। टाटा मोटर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को नियुक्त किया। लिवाइज ने दिलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु बनी। कैटरीना कैफ और सायोमी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। आलिया भट्ट को लोरियल पेरिस का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
अभिनेत्री अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल ने भारत के लिए पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अभी यूरेका फूड्स की ब्रांड एम्बेसडर श्रद्धा कपूर बनी है। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन से हो जाएगा सी यानी शुभमन गिल को। तो अभी शुभमन गिल को भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। 25 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज शुभमन गिल को इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारत का 37वें क्रम का कप्तान नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, टेस्ट क्रिकेट में सीके नायडू ये भारत के पहले कप्तान थे। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अच्छा, अब शुभमन गिल के टेस्ट में प्रदर्शन की बात करें तो शुभमन गिल ने 26 दिसंबर सन 2020 को मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। तब से उन्होंने 32 मैच खेले, जिसमें 5 शतक और 7 अर्धशतकों की मदद से 1893 रन उन्होंने बनाए। तो अब टेस्ट क्रिकेट में शुभमन गिल कप्तान और ऋषभ पंत उप कप्तान है, जबकि वनडे में अभी भी रोहित शर्मा कप्तान है, जबकि उप कप्तानी शुभमन गिल के पास है। वहीं T20 में कप्तान इस समय सूर्य कुमार यादव है और उप कप्तानी अक्षर पटेल को दी गई है। तो अभी आप लोगों को शुभमन गिल का नाम याद रखना है, जिन्हें भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है और यह 37वें क्रम के टेस्ट कप्तान बने हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की। तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव हैं देवजीत सैकिया, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, कोषाध्यक्ष प्रभतेज सिंह भाटिया और IPL अध्यक्ष हैं अरुण धूमल। मुख्य कोच गौतम गंभीर, मुख्य चयनकर्ता अजित अग्रकर और लोकपाल है जस्टिस अरुण मिश्रा। अगला प्रश्न है, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी जापान। तो भारत अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट रिपोर्ट में दी गई है, जो 22 मई को जारी हुई थी। आपको बता दें फ्रेंड्स, नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि भारत की GDP दर अब $4.187 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है और अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही इकोनॉमिक के मामले में भारत से आगे हैं। अब दुनिया की 5 टॉप इकोनॉमिक देशों की अगर बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पे भारत और 5वें स्थान पे जापान है। तो अभी आपको याद रखना है, भारत यह अब जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी वर्ष 2050 तक। तो पेरू में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 तक भारत दुनिया के अग्रणी आलू उत्पादक के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा और भारत के वार्षिक आलू उत्पादन को फ्रेंड्स 100 मिलियन टन होने का अनुमान है। भारत वर्तमान में सालाना लगभग 60 मिलियन टन आलू उत्पादन करता है, जिसे सन 2050 तक 100 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य। अच्छा, अब लोग भारत के आगामी लक्ष्य को डिस्कस कर लेते हैं। तो विकसित भारत का लक्ष्य भारत को 2047 तक एक विकसित और खुशहाल बनाने का लक्ष्य है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक, लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040 तक, भारत को ऊर्जा में आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य 2047 तक, पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने का लक्ष्य 2047 तक, परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1,00,000 मेगावाट करने का लक्ष्य 2047 तक, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक, मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक, भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक और भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, किसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी MPEDA का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी राम मोहन MK को। अच्छा, MPEDA इसका फुल फॉर्म होता है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हिंदी में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कहा जाता है।
तो भारत के समुद्री विकास निर्यात में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत राम मोहन एमके को समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, उन्होंने टोक्यो में रेजिडेंट डायरेक्टर के रूप में भी कार्य किया है। वह मिडकोन सी फूड पार्क इंडिया लिमिटेड और लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, राम मोहन एमके, जिन्हें भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अच्छा, अब समुद्री उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक्स विकास प्राधिकरण के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1972 में भारत सरकार के तहत समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में स्थित है। अच्छा, हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों का रिवीजन कर लेते हैं। तो B.R. गवई को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। नवलेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने। संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नालसा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आलोक जोशी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हरवंश चावला ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष। सुश्री सुजाता चतुर्वेदी ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, किसने फुटबॉल टूर्नामेंट सीरी ए सीरीज का खिताब जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी नेपोली। तो अभी नेपोली ने 2024-25 सीरी ए सीरीज का खिताब अपने नाम कर लिया है, जो क्लब के इतिहास का चौथा और पिछले 3 सालों में दूसरा खिताब था। और डिएगो अर्मांडो माराडोना स्टेडियम में खेले गए अंतिम मैच में नेपोली ने काग्लियारी को 2-0 से हराकर 82 अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि इंटर मिलान यह 81 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी यानी महाराष्ट्र। तो अभी डिजिटल कृषि की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर महाविस्तार एआई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो एक एआई संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे किसानों को वास्तविक समय व्यक्तिगत कृषि सलाह सेवाओं के साथ सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का आप लोग को नाम ध्यान में रखना है, महाविस्तार एआई, जिसे किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र। अच्छा, क्वेश्चन हमारा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित था, तो हम लोग महाराष्ट्र के बारे में भी जान लेते हैं। स्थापना महाराष्ट्र की 1 मई 1960 में राजधानी मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल यहाँ के सीपी राधाकृष्णन। विधान परिषद में सीटों की संख्या 78, विधानसभा में सीटों की संख्या 288, राज्यसभा में सीटों की संख्या 19 है। और ये है महाराष्ट्र राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर किसने जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी जाफर पनाही ने। तो फ्रेंड्स, ईरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाही ने अपने फिल्म इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट के लिए 78वें कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर जीता है, जिसका समापन 25 मई सन 2025 को फ्रांस के कांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 25 मई को। तो हर साल 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद गायब बच्चों के प्रति जागरूकता फैलाकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में 1983 में हुई थी। पहली बार यह दिवस 25 मई सन 2001 को मनाया गया था। अच्छा, 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपको बता दें, 7 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें 193 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो दोनों दिवसों को आप लोग ध्यान रखेंगे, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस और विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, मई 2025 में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, उन सभी दिवसों के साथ हम थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारा महासागर, हमारा टूना, हमारा भविष्य। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बहादुर ने दुनिया में रिपोर्टिंग, प्रेस स्वतंत्रता और मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव। 4 मई को कोयला खनिज दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी श्वसन द्वारा उपचारों को सभी के लिए सुलभ बनाएं। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदाय को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी मानवता को जीवित रखना। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी आइए मिलकर ल्यूपस को दृश्यमान बनाएं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी वन हेल्थ में पादप स्वास्थ्य का महत्व। 12 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी हमारी नर्सें, हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए दूसरे विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। 16 अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ जीवन। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी अपने रक्तचाप को सही तरीके से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई को ही विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी डिजिटल परिवर्तन के लिए लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण होती है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी तेजी से बदलते समुदाय में संग्रहालयों का भविष्य। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियाँ। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बेहतर जीवन के लिए चाय। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी नाचे कछुए कमाल। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।